पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वनचंदा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। हर बार की तरह इस एपिसोड में भी हम बात करेंगे एक ऐसी कमोडिटी की जिससे आपकी आय के अंदर में इजाफा होने के बहुत चांसेस हों। जी, इस एपिसोड के अंदर में हम खास तौर के ऊपर बात करेंगे शहद की। शहद, बढ़ता हुआ वो बाजार जिसके अंदर में अपार संभावनाएं इस समय पर दिखाई दे रही हैं। सरकार की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिससे किसानों को लाभ हो सकता है, और साथ ही एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज आप किसानों के पास में क्या यहां पर दिखाई देती हैं। इस पर पूरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय पर स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर भरत सिंह मौजूद हैं जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं, कीट वैज्ञानिक हैं केवीके गुरुग्राम से। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। और साथ ही हमारे साथ में सुनील कुमार जी हैं जो कि आपको बताएंगे कि एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज आपके पास में क्या हैं। कमोडिटी विशेषज्ञ हैं आप, आपका भी स्वागत है। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। शहद जी, हालांकि शहद की इंपॉर्टेंस जो है वो भारत के अंदर में बड़ी प्राचीन रही है और इनफैक्ट रिलीजियस प्रोग्राम्स के अंदर में भी काफ़ी शहद को अहमियत दी जाती है। लेकिन अब जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, भारत का जो हनी है चूँकि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं और साथ में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स भी हैं। तकरीबन मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, 3000 से लेकर के 5000 करोड़ रुपए के आसपास का हनी जो है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। विदेशों के अंदर में एक्सपोर्ट इंक्रीज हो हनी का, और फार्मर्स इसके अंदर में हनी के अंदर में किस तरीके से अपने आप को और एंगेज कर सकते हैं, मार्केट के अंदर में इसकी अवेलेबिलिटी कैसे हो, और लोगों के बीच के अंदर में हनी के प्रति जागरूकता किस तरीके से आए, उस पर आपका पहला रिएक्शन। मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसको हमारे किसान भाई, चाहे वो बड़े किसान हैं, मध्यम किसान हैं, लघु किसान हैं, या हमारे जो बेरोजगार युवक हैं, इस व्यवसाय को अपना करके अपना एक तो आमदनी का जो जरिया है, जो उनकी इनकम है, उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। हाँ। दूसरा ये है कि जो मधुमक्खी पालन हमारे युवा करते हैं तो उसको करने से उनको शहद तो प्राप्त होता ही है, जो कि एक बहुमूल्य पदार्थ है जो हमारे जो मानव जीवन के लिए। उसके साथ साथ में मधुमक्खियों से एक बहुत बड़ा एक दूसरा लाभ भी मिलता है, जो कि वो है पर परागण की प्रक्रिया। ओके। अगर हम खेती का ढांचा देखें तो ये मधुमक्खियों से सीधा लिंक हो जाता है। ठीक है। अगर मधुमक्खियां हमारे प्रकृति में मतलब ना हो तो मुझे लगता है कि मनुष्य का जीवन तो भुखमरी के स्तर पर पहुंच जाएगा। ओके। तो फलों की, सब्जियों की, अनाज की वृद्धि में मधुमक्खियों का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। तो इस व्यवसाय को करके हमारे जो किसान भाई हैं अपने आमदनी में तो बढ़ावा करते ही करते हैं, साथ में जो खेती से उनकी जो आमदनी है तो उसमें भी बेतहाशा वृद्धि होती है। ठीक है। तो मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए जो हमारी भारत सरकार है वो भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का जो है आयोजन कर रही है, और जो राज्य सरकार के भी विभाग हैं, चाहे वो बागवानी विभाग है, चाहे आपका मधुमक्खी पालन बोर्ड है, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र है, इस व्यवसाय को करने में इन विभागों की भी बहुत बड़ी भूमिका है।
ठीक है। मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में। सुनील जी, इस समय पर जो प्रोडक्शन का जो डेटा है तकरीबन 1.5 लाख मीट्रिक टन के आसपास भारत का प्रोडक्शन है, जिसके अंदर में तकरीबन अभी तक हम 65,000 मीट्रिक टन वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। यानी कि भारत के अंदर जो कंजम्पशन और जो स्टॉक पाइल्स पीछे बच जाती हैं वो तकरीबन आपके पास में 51 लाख मीट्रिक टन के आसपास, 50,000 माफ़ कीजिएगा, 50,000 मीट्रिक टन के आसपास वो हमारे पास में यहाँ रिजर्व्स और डोमेस्टिक कंजम्पशन है। यानी इंटरनेशनल मार्केट एक बड़ा मार्केट है, बड़ा बाज़ार है। भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ लोगों की, उसमें कंजम्पशन 50,000 मीट्रिक टन की सालाना। इसका मतलब है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी अभी बहुत बड़ा स्कोप यहाँ पर क्या दिखाई देता है। क्या हम हनी की न्यूट्रिशन वैल्यूज़ और हनी के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको बता पाने में अभी क्या पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए? और चैलेंज, चूँकि आप एक ट्रेनर भी हैं, तो चैलेंज कहाँ पर मेजर आता है? देखिए, जो आपने अभी कहा कि 60% से 65% एक्सपोर्ट हो जाता है और 35 से 40%, 45% डोमेस्टिक मार्केट में यूज़ होता है, तो मैं आपको बताता हूँ, जब 8 साल पहले मैं हनी ट्रेड में आया, 27 साल 28 साल मुझे आज कमोडिटीज़ में हो गए, तो जब मैंने इस ट्रेड को देखा तो इंडिया की कंजम्पशन मात्र 8 ग्राम थी पर हाउस होल्ड। ओके। आज वो कंजम्पशन बढ़ के 20 ग्राम हो गई। ठीक है। दूसरा, हमने क्या देखा कि पहले हमारे देश में एक, जब पुराने बुजुर्ग थे, हमारे बड़े थे जो बुजुर्ग, उनको तो पता था कि हनी का इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन जो नई जनरेशन आई, मिडिल जनरेशन आई, उसको तो सिर्फ ये समझ में आ गया कि जब खांसी आए तब खा लो, गला खराब हो तब खा लो, और अगर वेट लॉस करना हो तब खा लो। अब हुआ क्या कि इस वजह से हनी का कंजम्पशन जो है वो सीजनल हो गया। ओके। बजाय सारे साल होने के वो सीजनल हो गया। दूसरा क्या हुआ, देखिए, आप कोई भी शहद मार्केट में देखते हैं और आप मधुमक्खी के छत्ते को देखिए, अगर मधुमक्खी के छत्ते का कलर आप देखें, उससे जो शहद निकलता है वो गाढ़ा काला रंग का होता है, और अगर आप उस छत्ते को देखें तो उससे एक भी बूंद नीचे नहीं गिरती। तो एक बड़ा मिथ है हमारी डोमेस्टिक मार्केट में कि अगर हनी जम गया तो वो इम्प्योर है, वो शुद्ध नहीं है। दूसरा मिथ ये है कि हनी ऐसा होना चाहिए जैसे मस्टर्ड ऑयल होता है, एकदम क्लियर कट ट्रांसपेरेंट। ऐसा नहीं है साहब। जितना ज़्यादा आप हनी को फिल्टर करोगे उतने आप पोलन लॉस करते जाओगे, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाएगी। इसी तरीके से क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हनी एक उसका नेचुरल फिनोमेना है, एक उसके अंदर प्री एग्जिस्टिंग नेचर है उसका। अब वो इस वजह से भी होता है कि FG रेशो होती है, एक फ्रुक्टोज ग्लूकोज रेशो, वो अगर 1 से कम होगी तब भी क्रिस्टलाइज होगा, पेट में होगा तो भी क्रिस्टलाइज हो सकता है। तीसरा कि अगर मस्टर्ड का या यूकलिप्टस का शहद मिला हुआ है तो वो भी क्रिस्टलाइज होगा। तो इसका मतलब ये नहीं क्रिस्टलाइज हो गया, जम गया, इम्प्योर है। दूसरा क्या है, हमने एक और चीज देखी जो बाहर की मार्केट है और यहाँ की मार्केट है। बाहर हनी को एक नेचुरल स्वीटनर की तरह देखा जाता है। ओके। उसको एक सिर्फ कफ सिर्फ या आयुर्वेदिक एंगल से नहीं देखा जाता। उसको एक रेसिपी इंग्रेडिएंट, एक हेल्थ इंग्रेडिएंट, एक आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट, तीनों के एंगल से देखे तो कंप्लीट पैकेज की तरह देखा जाता है। ठीक है। तो मेरे भारतवासियों से यही अपील है कि इसको कंप्लीट पैकेज की तरह देखें जैसे बाहर देखा जाता है। और वहाँ पर तो लोग जैम नहीं लगाते, हनी लगा के खाते हैं। वहाँ वो लोग अपनी जितनी भी नींबू पानी पीते हैं, जिसे आप लेमन वाटर कहते हैं, उसमें चीनी नहीं डालते, हनी डालते हैं। तो हम लोग भी तो इस तरीके से ये चीज़ें कर सकते हैं ना, क्योंकि गर्मी में हमारे यहाँ शिकंजी भी पी जाती है। बिल्कुल। तो अगर शिकंजी में हनी डाल के पी लिया जाए तो क्या बुराई है? तो ये सब कुछ सुझाव है मेरे, जिससे हमारी मार्केट बढ़ सकती है। डॉक्टर साहब, चूँकि प्रधानमंत्री जी का भी अभी एक फोकस गया न्यूट्रिशन वैल्यूज़ की तरफ और ओबेसिटी को रिड्यूस करना है, तो हनी उसमें क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, एक चीज़? और कितने तरह का हनी जो है वो प्रोड्यूस होता है? मैं देख रहा था एक ही फ्लावर का हनी, मल्टी फ्लावर्स से भी आप हनी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका भी हनी। तो वो जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं, और क्या फार्मर्स के बीच में अवेयरनेस की कमी है वो? और दूसरा, चूँकि मधुमक्खी है, मधुमक्खी के नाम से थोड़ा सा डर एक मन के अंदर आता है, कहीं काट ना ले, उससे कोई हार्म ना हो। क्या ये एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से फार्मर्स जो हैं उसको कम पालते हैं? क्या रीज़न कहाँ पे है, इश्यूज कहाँ पर हैं? ये 2-3 क्वेश्चंस। देखिए, जितना हम मधुमक्खी पालन को समझेंगे
उतना ही हमको फायदा होगा। ठीक है। एक तो ये मधुमक्खी पालन का ऐसा व्यवसाय है कि बिना प्रशिक्षण के इस काम को करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। तो इसलिए हमारे जो किसान भाई हैं, जो लोग भी इस व्यवसाय में जुड़ना चाहते हैं, उनको एक अच्छे प्रकार के प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। तो एक प्रशिक्षण लें, और इस प्रशिक्षण की जो व्यवस्था है, जो आपके जहाँ पर आपका जिला है वहाँ पर बागवानी विभाग है, आपके ज़िले में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि विभाग है या कोई और संस्था है, तो उनके माध्यम से एक तो आप जो है प्रशिक्षण लें इसका मधुमक्खी पालन का। जहाँ तक आपने शहद की जो वैरायटीज़ हैं उनके बारे में बताया कि विभिन्न प्रकार के शहद होते हैं, मल्टीफ्लोरा हो गया या सरसों के फूल का शहद हो गया या कोई और दूसरे लीची का शहद हो गया, तो ये डिपेंड करता है मधुमक्खियों पर और उस वातावरण में जो फसलें हैं उस पर डिपेंड करता है। ओके। अगर कोई एक ऐसा मौसम है, मान लो बसंत ऋतु का मौसम है, उसमें विभिन्न प्रकार के फूल जो है प्रकृति में उपलब्ध होते हैं, तो अगर मधुमक्खियाँ जो हैं एक फसल के साथ साथ में आसपास में दूसरी फसलों पर भी जा रही हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर वो मल्टीफ्लोरा आप नहीं कह सकते हो उसको आप जो है कि क्योंकि उसमें हेल्थ के बेनिफिट सबसे ज्यादा किसमें? मैं जहाँ तक समझता हूँ, एक शहद जैसे हम नीम के शहद की बात करते हैं तो भाई नीम का शहद है, तो वहाँ पर जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स है, जो गठिया रोग से प्रभावित लोग हैं, उनमें कुछ बताया जाता है कि ज़्यादा ये फायदा करता है। लेकिन मेरे हिसाब से शहद जितने भी प्रकार के हैं, मोर और लेस उनकी जो पौष्टिक जो गुणवत्ता है वो सबकी बराबर होती है। वो हेल्थ के हिसाब से सारे शहद जो है परफेक्ट होते हैं, और एक फ्लेवर का अंतर पड़ जाता है कि आपको उसमें फ्लेवर कौन सा आ रहा है, किस फसल में वो शहद का जो कलेक्शन ज़्यादा हुआ है, तो शहद सभी लगभग मोर और लेस बराबर ही हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी, वक्त हो गया यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर अवेलेबल हैं और किस तरीके से आप अदर इनकम इस हनी बिजनेस से जनरेट कर सकते हैं। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साएं पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हनी पर, और हनी जी वो शहद जो अभी भारत का वो शहद जो विदेशी धरती के ऊपर पे लगातार अपनी डिमांड को बनाए हुए है और लगातार बाजार विस्तार की तरफ है। वहाँ पर आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, किस तरीके से आप आय को बढ़ा सकते हैं। सुनील जी, इस समय पर इंटरनेशनल अगर सिनेरियोज को देखें तो इंटरनेशनल सिनेरियोज के अंदर में किस तरीके के हनी की सबसे ज़्यादा डिमांड निकल करके आ रही है। और चूंकि मैं एक जगह पर पढ़ रहा था कि ऑर्गेनिक हनी, अब ये ऑर्गेनिक हनी क्या है और नॉन ऑर्गेनिक हनी क्या है, इन दोनों के बीच के अंदर में डिफरेंस कैसे पता चलेगा, चैलेंज मेन कहाँ पर आएगा, और वो एक्सपोर्ट के अंदर में किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए, इंडिया का एक्सपोर्ट जब हम लोग हनी के बिजनेस में 30 साल पहले आए तो हिंदुस्तान की हनी की प्रोडक्शन टोटल 25 से 30 हज़ार टन थी। हमें याद है हनी की कीमत चीनी से कम थी, लेकिन यही देश आज 1 लाख टन के करीब एक्सपोर्ट में पहुंच जाता है जब मार्केट तेज होती है, नहीं तो 60-65 हज़ार टन तो करता ही है जी। और आज देश की हनी की प्रोडक्शन 1 लाख टन से ऊपर चली गई। तो ये दिखाता है कि भारत के शहद की डिमांड बाहर है, विदेशों में है। ठीक है। अब है क्या कि देखिए, कंपटीशन तो हर चीज में है। तो हमारे साथ वियतनाम, ब्राजील, ये 2 देश हैं जो कम्पीट करते हैं हनी के एक्सपोर्ट में। ओके। अब जो सबसे बड़ी मार्केट है हमारे देश के लिए एक्सपोर्ट की, वो आज भी यूएसए है, ठीक है, अमेरिका है। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि
जैसे आपका यूके का मार्केट है, जैसे जापान का मार्केट है, साउथ कोरिया का मार्केट है, मलेशिया का मार्केट है, ये भी ओपन अप हो रहा है इंडियन हनी के लिए। ठीक है। चाहे वो गवर्नमेंट को मैं इसमें बधाई दूंगा कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है, उसके थ्रू हो रहा है, या हमारे जैसे कोई एक्सपोर्टर्स की एफर्ट के थ्रू हो रहा है, या और साथियों के थ्रू हो रहा है, लेकिन मार्केट बढ़ रहा है। ठीक है। हमें क्या ध्यान रखना है कि देखिए, हमसे बाद में हम इस साइंस को कई सदियों से जानते हैं। ठीक है। ब्राज़ील इस साइंस को कुछ सालों से जानता है, वो हमसे आज भी आगे है, क्योंकि जब वो मधुमक्खी पालन करता है तो वो इस तरीके से करता है जैसे वो अपने घर के अंदर सफाई रखता है, घर के अंदर हाइजीन मेंटेन करता है, बार बार टेस्ट कराता है हर चीज़ का। वैसे ही हनी में है कि आज अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले वो आपसे टेस्ट रिपोर्ट मांगते हैं। ओके। और इसकी जो टेस्ट रिपोर्ट होती है उसमें कई ऐसे साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं, वो साइंटिफिक पैरामीटर्स आप सिर्फ नेकेड आई से सिर्फ हनी शहद को देख के नहीं पता लगा सकते। ठीक है। जैसे एंटीबायोटिक्स है, अब वो क्या, बाहर का शहद का डिमांड ये है कि एंटीबायोटिक्स होने ही नहीं चाहिए। एंटीबायोटिक्स से क्या मतलब ये है कि देखिए, जब मधुमक्खी जो है, देखिए वो भी जीव है, प्रकृति के एक बहुत बड़ा जीव है, जिसने हमारे सारे एग्रीकल्चर को, एनवायरनमेंट को संभाल के रखा हुआ है। डॉक्टर साहब बोल रहे थे ना कि खेती नहीं होगी अगर बी कीपिंग नहीं होगी, तो रिसाइकलिंग एजेंट कौन है हमारे में? मधुमक्खी है। ये छोटा सा जीव कमाल का रिसाइकलिंग एजेंट है। अब ये भी बेचारा धूप, गर्मी, सर्दी में बीमार होगा, इसको भी प्रॉब्लम होगी, तो इसको थोड़ा बहुत दवाई देनी पड़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स हो जाता है। दूसरा क्या है, हमको वैल्यू एडिशन में जाना पड़ेगा। देखिए देखिए, अगर आप प्लेन राइस बेचते हैं, सादा चावल बेचते हैं, तो आपको नॉन बासमती के मिलते हैं 40 रुपए। ठीक है। लेकिन उसी का जब राइस पोहा बन जाता है तो वो 125 रुपए किलो हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही शहद के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं। अभी साउथ में है, जैसे हमारे नॉर्थ में क्या है, सारे ड्राई फ्रूट्स को वो नमक से, मिर्ची से, मसाले से कवर करके कोटेड ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि हनी कोटेड ड्राई फ्रूट्स आप अवेलेबल करा दीजिए। हाँ, आप जैम का मार्मलेट जो बनाते हैं उसमें शुगर की बजाय हनी डाल दीजिए। तो फ्रेश लाइम सोडा आजकल आप पीते हैं, तो इन सब में हनी इस्तेमाल करिए ना। अब प्रॉब्लम क्या है आपको मैं बताता हूँ, अवेयरनेस की दिक्कत। दूसरा क्या है सर, आपने 1 किलो की बोतल दे दी उसको, उसने चम्मच से आपके फ्रेश लाइम सोडा में या आपके फ्रेश लाइम वाटर में डाल दिया, वो ढक्कन बंद करना भूल गया, चींटियां आ गई, फर्मेंटेशन हो गई। अब वैल्यू एडिशन कैसे होगा? आप छोटा सा 8 ग्राम का स्टिक बना दीजिए। हमने 8 ग्राम का स्टिक बनाया, आज एयर इंडिया के ऊपर वो हमारा सबसे फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। ठीक है। यही प्रोडक्ट हम जापान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब मुझे जहाँ पर मान लीजिए एक्स पैसे मिलते थे एक ग्राम हनी के, आज मुझे इस सैशे की वजह से एक्स प्लस 20% जरूर मिलता है। डॉक्टर साहब, हनी हालांकि बाजार अभी जो इसका दिख रहा है वो है 3-1 हज़ार करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट को और ऐड कर लिया जाए तो तकरीबन 2-1 हज़ार करोड़ रुपए का डोमेस्टिक मार्केट होगा सर। इतना 1400 से 1800 करोड़, 2,000 करोड़ रुपए के आसपास का। तो टोटल जो इसका मार्केट साइज है अभी बहुत छोटा सा है, 5-1 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का ये मार्केट साइज। इसको इंक्रीज करने के लिए साइंस क्या रोल प्ले कर सकती है? एक बात जो अभी सुनील जी ने एक शब्द का प्रयोग किया दवाई के तौर के ऊपर, एंटीबायोटिक, तो इसको अपन किस तरीके से देख सकते हैं? और क्या जब हनी बी फील्ड के बीच में जाती है, किसी फ्लावर के ऊपर पे बैठती है, जैसे आपने मस्टर्ड की बात की या अदर क्रॉप्स की बात की, तो उसके अंदर में दवाओं का छिड़काव होता है, पेस्टिसाइड्स का छिड़काव होता है, क्या वो भी उसके साथ में एक्सट्रैक्ट होता है? निश्चित रूप से। तो वो क्या जब लैब टेस्ट के लिए जाएगा हनी, तो क्या उसमें वो पेस्टिसाइड्स और वो जो केमिकल्स हैं वो भी क्या डिटेक्ट होते हैं? बिल्कुल डिटेक्ट होते हैं। तो इसके लिए कैसे क्योर किया जाए? इसके लिए जो जैसा कि मैंने बताया ना कि हमारे जो किसान भाई हैं, जो भी लोग मधुमक्खी पालन के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, उनको शहद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए ये जो चीज़ें हैं, पेस्टिसाइड का जो स्प्रे हो रहा है क्रॉप्स में, इन पर बहुत ही मतलब एक जानकारी की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी फसल में मान लीजिए कोई इंसेक्ट आ गया या कोई डिसीज आ गई, तो किसान को स्प्रे करना भी ज़रूरी है, मतलब उस फसल के अंदर में। बिल्कुल। तो स्प्रे करने से पहले हम अपने किसान भाइयों को प्रशिक्षण के दौरान में यही जानकारी देते हैं कि अपने एरिया में वो जो हमारे मधुमक्खी पालक हैं उनको बता देना होगा कि हमारी इस फसल में इस दिन स्प्रे किया जाना है। और स्प्रे करने के लिए एक मुख्य जो तकनीकी जो जानकारी है ये भी है
कि हम हमेशा इस बात का प्रचार करते हैं और अपने किसान भाइयों को बताते भी हैं कि फसल में जो छिड़काव है वो मधुमक्खियाँ जब अपने घर को लौट जाती हैं शाम के समय वापस, उस समय स्प्रे करना चाहिए। ओके। तो यहाँ एक चूक हो जाती है। हम देखते भी हैं कि जो हमारे जो किसान भाई हैं वो फसलों में जो स्प्रे करते हैं वो दिन के समय करते हैं, यानी सुबह 10 बजे के बाद ही स्प्रे करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा एक जानकारी का अभाव हो रहा है कि बीच में उस बात का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। तो स्प्रे करने के लिए जो राइट टाइम है वो यही है कि हमारी मधुमक्खियाँ सारी वापस लौट जाएं अपनी कॉलोनी के लिए, अपने हाइव के लिए, उस समय स्प्रे करना चाहिए। और जो फसल की अवस्था है कि किस समय कौन सा कीटनाशी स्प्रे किया जाना है, आज के टाइम में जैविक कीटनाशी हैं जो बॉटनिकल यानी वानस्पतिक कीटनाशी हैं जो बहुत सेफ है हमारे वातावरण के लिए, और हमारे जो फायदेमंद जो कीट हैं, चाहे मधुमक्खियाँ हैं, परजीवी परभक्षी कीट है, वो उनको कोई भी किसी टाइप का प्रभाव नहीं डालते हैं। हाँ। और उनका जो अवशेषी प्रभाव है हमारे जो कृषि उत्पाद है, शहद है, उसमें भी नहीं जाता है। तो यहाँ पर है कि सही चयन होना चाहिए कीटनाशी का, कि फसल की क्या अवस्था है, हमारे कौन से जो मित्र कीट हैं, मधुमक्खियाँ हैं, क्या इस कीटनाशी से प्रभावित होंगी या नहीं होंगी। तो कीटनाशी स्प्रे करने के दौरान में इस चीज़ों का अगर हमारे किसान भाई ध्यान रखते हैं और जो वातावरण के अनुरूप और फसल की अवस्था के अनुरूप कीटनाशकों का चयन किया जाता है, तो मधुमक्खियों को हम एक तो बचाने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरा जो हमारे जो शहद की जो क्वालिटी है उसकी भी जो क्वालिटी वो ख़राब नहीं होती है, और उसमें जो कीटनाशक के अवशेषी जो तत्व हैं वो भी उसमें नहीं जाएंगे, और जो हमारा शहद है वो फिर जो विदेशों की डिमांड है या उसमें हाँ वो हमारा मतलब एक सत्य साबित होगा और हमको एक अच्छा जो मुनाफा उससे मिलेगा। जी, वक्त हो गया यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटते हैं, चर्चा जारी है। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ, सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, चर्चा जारी है। सुनील जी, मैं यहाँ पर कुछ डेटा एनालाइज कर रहा था। देखिए, अमेरिका जिसकी आपने बात की, 30 से 35% यहाँ पर इंडियन हनी की डिमांड टोटल एक्सपोर्ट में से। सऊदी अरेबिया 20% स्ट्रॉन्ग डिमांड है, लेकिन प्रीमियम टाइप ऑफ हनी उनकी रिक्वायरमेंट है। यूएई की बात करूँ तो जो इंडियंस वहाँ पर एस्टेब्लिश्ड हैं वो प्लस अदर्स, तो तकरीबन 15 से 20% की वहाँ पर भी आपको एक डिमांड नज़र आती है। बांग्लादेश आपका एक बायर है। यूरोपियन यूनियंस की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ से जो डिमांड निकल करके आ रही है वो है ऑर्गेनिक हनी की, यानी कि पेस्टिसाइड रेजिड्यू फ्री हनी। अब इसको किस तरीके से देखा जाए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फार्मर के लिए लागत अगर हम देखें तो उस पर क्या कोई लागत आएगी? पहले तो देखिए, हमें ऑर्गेनिक और नेचुरल हनी का फ़र्क समझना होगा। देखिए, ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट जो है, चाहे वो हनी हो चाहे कोई और प्रोडक्ट हो, ये 2 फिलॉसफीज़ हैं, प्रोसेस है। ओके। पहले क्या था, आज से सदियों पहले या सालों पहले, जब इतना स्प्रे नहीं होता था पेस्टिसाइड्स का, पॉल्यूशन नहीं था, इतनी गाड़ियाँ नहीं थी, इतने प्लास्टिक नहीं थे, तो सब चीज़ें नेचुरल थी। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी वर्ल्ड की, हमारे देश की आबादी बढ़ी, प्लास्टिक का यूज़ बढ़ा, केमिकल्स का यूज़ बढ़ा, तो ये डिफरेंशिएशन आ गया ऑर्गेनिक और नेचुरल का। ऑर्गेनिक एक प्रोसेस है। प्रोसेस मीन्स समझ लीजिए जैसे कि मुझे स्टेप्स फॉलो करने हैं। मैंने अपनी पैकेजिंग में कितनी नीटनेस रखी, मैंने अपने हनी को प्रोक्योर करते समय कितनी नीटनेस रखी, मैंने अपने हनी को जब प्रोक्योर किया कहाँ से किया,
ये सब फैक्टर्स को जब मैं एक सिस्टमेटिक वे में फॉलो करूंगा तो वो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन बन जाती है। प्रैक्टिस क्या है सस्टेनेबल? आप बॉक्स लगाइए उस जंगल के पास, उस बी बॉक्स के अंदर आपका बी हाइव बनेगा, छत्ता बनेगा। उस छत्ते को आप बॉक्स में ब्रश से या कैसे भी क्लीन करेंगे ताकि आपकी मधुमक्खी मरे ना, उसका बेचारी का बच्चा या लार्वा का लॉस ना हो। तो ये जो सस्टेनेबल प्रैक्टिस है ये ऑर्गेनिक प्रैक्टिस है। ओके। डेफिनेटली ऑर्गेनिक शहद की प्राइस नेचुरल शहद से ज़्यादा होती है। अच्छा। और इसकी डिमांड वर्ल्ड में ज़्यादा है, इंडिया में भी इसकी डिमांड बढ़ रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, शेल्फ लाइफ क्या होगी हनी की? ये एक ऐसा आइटम है जिसको हम पेरिशेबल आइटम की ही उसमें रखते हैं, ओके, कैटेगरी में। एक बार हमने मार्केट से शहद लिया, तो जब हम शहद का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं खाना जो है, तो उसके बाद में जितना जल्दी हो कोशिश करनी चाहिए। हाँ। अगर हमने शहद को बाय किया है, मार्केट से लिया है, सील्ड हनी है, अगर उसको ऐसे ही रखते हैं हम, तो मैं समझता हूँ वो कई साल तक जो ख़राब नहीं होगा। ठीक है। लेकिन जब शहद का हमने एक बार इस्तेमाल कर दिया, खाना जो शुरू कर दिया हमने शहद को, तो बोतल खुलने के बाद में फिर कोशिश करें कि उसका ढक्कन बहुत जल्दी लगाएं। उसके अंदर में अगर हम चम्मच से शहद निकाल रहे हैं तो चम्मच जो है वो पूरी तरह से सूखी हुई होनी चाहिए। ओके। उसमें जरा भी मतलब कोई पानी की मात्रा नहीं लगी हुई होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि शहद जब खराब होता है तो जब जैसे ही उसमें नमी की मात्रा बढ़ती है, हाँ। वातावरण में नमी होगी, हाँ। तो वो नमी शहद में भी अवशोषित होती है। ठीक है। और उसमें कोई भी हम जैसे चम्मच है या कोई दूसरा उसमें कोई बर्तन डालते हैं तो उसमें पानी की जब लेयर होगी तो वो पानी वहाँ भी ऐड हो जाएगा। ओके। तो फिर वहाँ सेल्फ लाइफ जो है उसकी प्रभावित होगी। तो जितना हम शहद का जो कंजप्शन कर रहे हैं, कोशिश करें कि जो हमारे घर के परिवार के सदस्य हैं तो उस शहद को सभी लोग खाएं। और एक बार स्टार्ट कर दिया हमने शहद का उपयोग, तो उसके बाद में उसको 2-3 महीने के अंदर में उसको ख़त्म कर देना चाहिए। आप दोनों खास मेहमान स्टूडियो में आए और आपने तमाम जानकारी शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक लबोलुबाब इस पूरे एपिसोड का है वो ये है कि निश्चित तौर के ऊपर पे संभावनाएं अपार हैं, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर देखी जा सकती हैं, लेकिन हनी के कारोबार के अंदर में यहाँ पर आपको एक एजुकेशन की ज़रूरत है। उस पूरे प्रोसेस को समझने के बाद में आप इस बिज़नेस के अंदर अगर उतरते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर पे एक अच्छा फ़ायदा यहाँ से बनाया जा सकता है। अब वक्त हो गया यहाँ पर सवालों और जवाबों के सिलसिले का। जो पिछले एपिसोड के अंदर में हमने आपके लिए सवाल छोड़ा था उसका जवाब क्या है और उसका सही जवाब देने वाले विजेताओं के नाम क्या हैं, वो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर पे सवाल जान लेते हैं। हमने पिछले एपिसोड में आपसे सवाल किया था, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन कब तक चलेगा? तो हमने आपको ऑप्शंस दी थी। ऑप्शन ए 2030 तक, ऑप्शन बी 2035 तक, ऑप्शन सी 2040 तक और ऑप्शन डी 2045 तक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2030 तक। और जिन दर्शकों ने इसका सही जवाब दिया है उनके नाम टीवी स्क्रीन पर। इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, क्योंकि इसी तरह की जानकारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले गेहूं के भाव। राजस्थान की बस्सी मंडी में गेहूं का कारोबार 2470 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में गेहूं का भाव 2550 रुपये प्रति क्विंटल रहा। गुजरात की राजकोट मंडी में गेहूं की खरीद 2675 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। अब जानते हैं लौकी के भाव। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में लौकी के सौदे 1550 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। गुजरात की राजकोट मंडी में लौकी का कारोबार 1625 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। राजस्थान की जयपुर मंडी में लौकी का भाव 1800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अब मौसम्बी के भाव की जानकारी। गुजरात की राजकोट मंडी में मौसम्बी का भाव 2500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में मौसम्बी की खरीद 3100 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। पंजाब की लुधियाना मंडी में मौसम्बी के सौदे 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।